हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान यानी बाल विकास और शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण? इनमें से बताइए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो बच्चा। ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाएंगे किसे? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। बताइए, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी सही आंसर है। क्या कहता है ऑप्शन डी? समझिए, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अगर कोई प्रतिक्रिया बार बार होगी तो वह बच्चों की सीखने की जिज्ञासा को कम करेगी। जैसे बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाएगा? तो दर्शाएगा बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे? आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं 45 घंटे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आरटीई 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था आरटीई 2009, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने के निर्धारित घंटे हैं 45, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता? इनमें से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है तो अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से अलग है, यानी यह उत्तम परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता। बाकी तीनों उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। बताइए आप लोग, फ्रेंड्स आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं तो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का एक तरीका है। चाहे आप खुद से सॉल्व कर रहे हों या कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हों, दोनों में ऐसे करिए तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या का हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एनसीईएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाह। एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर की। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। एक तरफ है विकास के सिद्धांत के नाम और एक तरफ है सिद्धांत का वर्णन। देखिए, समीप दूराभिमुख दिशा, इसका क्या सिद्धांत होगा? सिर से पैर क्रम का होगा। सिर पदाभिमुख दिशा, इसका क्या होगा? विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो सकती है। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। और यहाँ पर कोड दिया गया है, अब इनमें से पहचानना है कि कौन सा सही है। देखिए, समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत का वर्णन है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, यानी फर्स्ट वाले में क्या होगा? डी होगा। दूसरा है सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, इसमें क्या होगा? यह है सिर से पैर का क्रम, दूसरे में ए होगा, दूसरे में ए होगा। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, इसमें क्या होगा? इसमें होगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो यानी तीसरे में बी होगा। अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं, इसमें क्या होगा? इसमें होगा सी वाला। सी में क्या है? किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो सकती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? डी ए बी सी। डी ए बी सी किस में है? ऑप्शन ए वाले में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं तो आपकी गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन है ए वाला। अगला देखिए, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। प्रकृति एवं पोषण विवाद संबंधित है आनुवांशिकी एवं वातावरण से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरी समस्या को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन डी वाला सही है। ओनली ए असत्य है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ए वाला कथन गलत है। अगला देखिए, डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक बदलाव। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है?
प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या खिलौना आयु। यहाँ पर जो सभी ऑप्शन लिखे हैं ये सभी बचपन की विशेषता हैं, तो इनमें से कोई नहीं सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी पूछा गया है बचपन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर तो सभी हैं, इसमें कोई नहीं सही होगा। आयोग ने इसमें बोनस अंक दिया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। आयोग ने बोनस दिया था क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है बचपन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर सभी बचपन की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन ई होता इनमें से कोई नहीं तो वह सही होता, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है, यानी प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या थॉमसन ने? प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण? इनमें से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी अप्रक्षेपी विधि हैं और डी वाला कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण ये प्रक्षेपी विधि है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 140, 55 या 120? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, स्कूल को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? बताइए, 8 होगी, 14 होगी, 15 होगी या 12 होगी? बुद्धिलब्धि कैसे निकाली जाती है, यानी इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए, IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ध्यान रखिएगा। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये है इसका सूत्र। सूत्र भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा डी वाला, यानी 12। उस बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष होगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया है? विलियम स्टर ने, टर्मन ने, बिने ने या गाल्टन ने? बुद्धिलब्धि के लिए यह फॉर्मूला दिया है विलियम स्टर ने। वैसे आयोग ने ए और बी दोनों आंसर सही माने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो जो आयोग ने माना है वही मैं बताऊंगी। आयोग ने ए और बी दोनों सही माने हैं। विलियम स्टर ने कब दिया था? 1912 में दिया था। उसके बाद टर्मन ने इसमें संशोधन किया है और इन्होंने संशोधन करके कब दिया था सूत्र? 1916 में दिया था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिया था विलियम स्टर ने, फिर इसमें संशोधन किया तो टर्मन ने दिया था। आयोग ने दोनों माना है, ए और बी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता से, कम बोधगम्यता से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से? सृजनात्मकता मुख्यतः संबंधित है अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर,
विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति जो है वह समायोजन को बढ़ावा देती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। बताइए प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं अभिव्यक्ति में नव्यता यानी नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन और जिज्ञासा। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व। ऑप्शन ए सही आंसर है, यानी कन्फ्लिक्ट। अगला देखिए, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है डिस्कैल्कुलिया यानी गणित से संबंधी विकार की, डिस्ग्राफिया यानी लेखन से संबंधित विकृति की, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकृति की, डिस्फेजिया यानी बोलने के संबंधित विकृति की। बताइए रवि में क्या हो सकता है? रवि में है डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकृति। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो या गेट्स एवं अन्य। यह कथन दिया है स्किनर ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन दिया है स्किनर ने। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण। तो यह जो स्थानांतरण होगा वह है सकारात्मक यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। जिस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाला होगा। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। रुचि वर्ड आ गया ना, तो यह समझिए पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बी.एस. ब्लूम। इनमें से किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है? बी.एस. ब्लूम ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। बी.एस. ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। क्या दिया है? सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है बी.एस. ब्लूम ने। ध्यान रखिएगा।
वी.एस. ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, वी.एस. ब्लूम, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।